नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और फोकस करेंगे तमाम स्ट्रैटेजीज पर। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे सोने की, जिसकी चमक वापस से बढ़ती हुई दिखाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो भाव है वो $2000 पर वापस पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ये तेजी और बढ़ेगी? क्या सोने की चमक यहां से और बढ़ती हुई दिखाई देगी? इस पर करेंगे बातचीत। फोकस करेंगे एनर्जी बास्केट पर भी, कच्चे तेल पर भी, जहां पर हमने काफी उठापटक देखी है। तो वहां क्या स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि कच्चा तेल वापस $74-75 के आसपास आते हुए दिखाई दिया। तो एक डिप के पास एक शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। एग्री कमोडिटीज पर भी हमारा फोकस होगा। फोकस करेंगे सरकार के आंकड़ों पर, कितनी बाइंग की गई है एग्री कमोडिटीज में, क्या मायने हैं, क्या इंपैक्ट होगा, इस सब पर हमारा फोकस रहेगा आज के सेशन में। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सोने के साथ, जहां पर हमने वापस तेजी हुई आती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखेंगे तो $2000 के प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं। फिलहाल उन्हीं लेवल्स के आसपास कॉमेक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में वापस 8000 के ऊपर भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। रवि दियोरा हमारे साथ हैं, धर्मेश भाटिया हैं और साथ ही साथ सुरेंद्र मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो सोने पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। यूएस डेट सीलिंग के बाद से वापस से होप्स बढ़नी शुरू हो गई हैं फेड रेट हाइक पॉज को लेकर। एंटिसिपेशन काफी इंक्रीज हो गई है। डॉलर का मूवमेंट इन तमाम फैक्टर्स ने सपोर्ट किया है। अब सवाल ये है कि ये यहां से तेजी और बढ़ती हुई दिखाई देगी या क्या व्यू है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि डेट सीलिंग की जो खबर है उससे एक्चुअली में गोल्ड में एक अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए, जो करेक्शन हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं। इस लेवल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पोजीशन बनानी चाहिए। मैं अभी भी यहाँ से एक शार्प करेक्शन की उम्मीद रखता हूँ। देखिए, ये जो सारे जितने भी एसेट क्लास है एक साथ में नहीं बढ़ सकते। हमने कल नैस्डैक बढ़ते हुए देखा, हमने कल डाउ जोन्स बढ़ते हुए देखा। तो यहाँ पर गोल्ड में बिल्कुल से एक करेक्शन बनता है, क्योंकि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द अदर एसेट क्लास। तो जब दूसरे एसेट क्लास बढ़ रहे हैं तो गोल्ड में करेक्शन आना स्वाभाविक है। मैं अब भी मानता हूं कि स्पॉट गोल्ड $1920 के आसपास दिखाई देना चाहिए वापस, और इसकी करेक्शन की मुझे अगले 5 से 6 दिन में उम्मीद है। मैं इस पोजीशन पे इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी कोई बाय पोजीशन बनाने की किसी को सलाह नहीं देता। सुरेंद्र जी, 1920 का ऑलमोस्ट 1920-30 का लो बनाने के बाद फिर से हमने सोना यहाँ पर 2000 तक आते हुए देखा है। आप कहेंगे ये करेक्शन पर्याप्त नहीं है? एक बार और इसी तरह की करेक्शन और शायद एक ग्रेजुअल करेक्शन बाजार देख सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, यदि आप पूरा सिनेरियो देखें डेट सीलिंग का, तो पहले ये हुआ कि डेट सीलिंग की जरूरत, मतलब लिफ्ट करने की जरूरत है। उसके बाद कई सारे उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हुए। अभी भी ये कंफ्यूजन बरकरार है कि क्या फेड वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि जब भी डेट सीलिंग को फ्री कर दिया जाएगा तो डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी और उसमें गोल्ड में करेक्शन आना स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल हम पिछले जो 3 दिन से मार्केट देख रहे हैं, ये पूरा मार्केट रिवर्स चल रहा है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और भारतीय बाजार में रुपए में मजबूती आई है, जो कि डेट सेलिंग के विरुद्ध की बात है। तो मैं थोड़ा सा इस मार्केट को फिलहाल समझ नहीं पा रहा, या मुझे लगता है इट्स अ ट्रैप। तो किसी को भी मैं इस लेवल पे एंट्री करने की सलाह नहीं देता। मिस्टर मेहता, आपसे इन्वेस्टमेंट और फिजिकल बाइंग की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेश से एक राय ले लेते हैं प्राइसेस पर। धर्मेश, आपका व्यू क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड मीट आउटकम से, और क्या आपको भी लगता है कि एक ट्रैप हो सकता है इन लेवल्स पर गोल्ड पे एंट्री लेना? देखिए, मेरी थोड़ी विपरीत धारणा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। अभी देखिए, जो इंटरेस्ट रेट, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अगर आप लास्ट 1 साल से डेटा निकाले, हर बार इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सोना ऊपर जा रहा है। आप अगर प्योर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करें तो 2 से 4%, यानी 2% की गिरावट, 4% की तेजी, ये कंटिन्यूस आ रही है। अब क्या होगा कि अभी आगे जाके मैक्सिमम 3 या 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट में एक यू टर्न देखने मिलेगा। वो टाइम पे ये सोना काफी बड़ी रैली भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप जरूर है, बट ये मंदियों के लिए ट्रैप होगा, क्योंकि जब जब मार्केट में मंदी आती है उसके डबल तेजी भी देखने मिल रही है। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता। अगर आप देखिए, लास्ट 15 दिनों में ऑलमोस्ट $150 की मोमेंटम दोनों साइड मिली है। अपसाइड से डाउन साइड, डाउन साइड से फिर से $2000। इसका मतलब है कि बायर्स काफी एक्टिव है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रेट्स हाइक जो है वो संभल जाएंगे, स्थिर होंगे, और फिर एक बेली कर्व स्टार्ट हो जाएगा। वो टाइम पे आपको तेजी ज्यादा आ सकती है। तो साल के अंतराल तक
$2100 के भी चांसेस आने की काफी हाई है। तो मैं बाय साइड में रहना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि सोना ऑलमोस्ट $100 प्रीमियम में कब डिस्काउंट चल रहा है, जो प्रीवियस हाई उससे $100 डिस्काउंट में चल रहा है कंपेयर टू चांदी। तो दोनों में अच्छी खासी तेजी आ सकती है और प्राइस यहाँ से काफी बढ़ सकता है। तो मैं बाय साइड में रहना पसंद करूंगा। 63-64,000 के लेवल्स भी आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यही हाल काफी हद तक चांदी का भी है, जहां पर हमने 30-23 के स्तर टूटते हुए तो देखे, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, और खरीदारी यहां पर वापस लौटी है। सुरेंद्र जी, आप चांदी को यहां पर कैसे देखते हैं? और आई एम श्योर जहां तक सोने की बात है, आपका भी व्यू हमने सुना यही है कि 2000 प्लस 2100 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन जो उसके बीच की वॉल्टिलिटी है काफी हद तक ट्रेडर्स को उसको भी हैंडल करना होगा। सोने में आपके हायर लेवल्स क्या हैं और चांदी में अभी यहाँ क्या रेंज है? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे मैंने बताया, एक करेक्शन के बाद सोना विल हैव अ डबल जंप। तो इट इज टेकिंग अ स्टेप बैक एक बड़े जंप के लिए। मैं सोने में मानता हूं कि एक बार $1920 $1918 आने के बाद ये $2200 की तरफ मूव करेगा। चांदी में भी मेरा मानना ये है कि एक बार हम $22.67 का लेवल मुझे लगता है स्पॉट मार्केट में हम देखेंगे, और उसके बाद चांदी एक हमें $26 से $29 की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। देखिए, जो पूरा ये जो पिछले जो हफ्ते में जो मंडे से लगा के आज थर्सडे तक जो भी हुआ इस हफ्ते में, मुझे ये बहुत बड़ा ट्रैप लगता है। और इस ट्रैप में यदि इन्वेस्टर या कंज्यूमर ना जाएं तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। ओके, रवि, आपका व्यू क्या है सिल्वर प्राइसेस पर? जरूर से पर्टिकुलर जो काफी मार्केट में ये मींस के क्वेश्चन है कि प्राइसेस क्यों बढ़े, इसका एक सिंपल रीजन मैं देता हूँ। और आगे भी मैंने शो में गोल्ड का जब आउटलुक बताया था तब बोला था, इसमें क्या हुआ कि पर्टिकुलर डेट सेलिंग का जो सिनेरियो था वो क्यों गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट किया, क्योंकि डेट सेलिंग का जब मार्केट को रिस्क लगा तब बॉन्ड मार्केट में बड़ा सेलिंग आने लगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड मार्केट है और बॉन्ड यील्ड से गवर्नमेंट की ट्रेजरी यील्ड है। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट को ऐसा लगा कि बॉन्ड के जो इंटरेस्ट है एंड बॉन्ड का जो रिपेमेंट है वो कैसे करेगी गवर्नमेंट, तो इससे बड़ा एक रिस्क सिनेरियो खड़ा हुआ। और बाद में जैसे ये डेट सेलिंग का इश्यू सॉल्व होने लगा, मार्केट को लगा कि फिर से ये बॉन्ड मार्केट स्टेबल होगा और बॉन्ड यील्ड इस हिसाब से शार्पली नीचे आई, जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड डॉलर इंडेक्स को भी मिला। मींस डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया और इससे बुलियन में एक अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि आज के नॉन फार्म पेरोल एंड जॉब डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा जब भी फेड मीटिंग के पहले वाले सीपीआई इन्फ्लेशन, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एंड नॉन फार्म पेरोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं फेड की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसमें तीनों डेटा का रोल काफी अहम है। तो मुझे लग रहा है कि आज डेटा डिसाइड करेगा कि आगे प्राइसेस क्या क्या आउटलुक रहेगा। हालांकि अभी जो एक्सपेक्टेशंस है डेटा की वो लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर ये बीट नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशंस को तो मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग आपको सेकंड हाफ में आता हुआ दिखेगा। तो सिल्वर के लिए मैं अभी वेट एंड वॉच रहूंगा, बट यस, ये डेटा अगर एक्सपेक्टेशन 193 से नीचे रीडिंग आती है, सिल्वर में एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक में बात करूं तो 70,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये डेटा के बाद आप बाय कर सकते हैं। 2480 तक के टारगेट की मैं उम्मीद इंटरनेशनल मार्केट में कर रहा हूँ। 2480 के बियॉन्ड में प्राइसेस शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना की ओर से अभी भी कोई ऐसे सिग्नल नहीं आ रहे कि वो कुछ स्टिमुलस मेजर्स ले रहे। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सिल्वर का है, तो तब तक सिल्वर में बड़ा जंप नहीं आएगा जब तक चाइना का कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं आता। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय करना चाहिए। और डाउन साइड स्टॉप लॉस 71,800 का लगा कि आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अपर साइड टारगेट मुझे लग रहा है कि 73,500 तक आ सकता है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट $22 का लो बनाने के बाद 24 की तरफ जाती हुई चांदी यहां पर, और सोने में 1920 के लोज बनाने के बाद कल एक समय पे ब्रीफली सही हमने 2000 का स्तर भी आता हुआ देखा। तो काफी स्ट्रांग वॉलिटिलिटी है, एक और करेक्शन आ सकती है, ट्रैप की बात यहां पर की जा रही है, तो उन सब चीजों पर रखनी होगी नजर। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन जैसे कहा गया कि आज यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, उस पर होनी चाहिए आपकी नजर, और दूसरी तरफ ऑफकोर्स यूएस फेड की मीटिंग भी अगले हफ्ते है, तो बाजार काफी हद तक यहां पर चौपी रहेगा। जहां तक धर्मेश यहां पर मेटल्स की बात है, चाइना स्टिमुलस का इंतजार सभी को है, जो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जो हल्की सी खरीदारी और ज्यादातर मेटल्स इस हफ्ते में पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, कितना सस्टेनेबल ये है? देखिए, अगर मनीषा जी, अगर आप सबसे बेस मेटल की जो किंग जो डॉक्टर कॉपर की बात करें
तो वो जो प्राइस जो 820 की कॉपर थी वो ऑलमोस्ट 700 तक आ गई थी। इनफैक्ट 700 के नीचे भी एक बार प्राइस लुढ़क चुकी थी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने और रवि ने कहा था कि यहाँ से डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपर में ध्यान रखिए। कॉपर फिर से 740 750 के स्तर दिखा सकता है। बट दूसरी मेरी टॉप पिक रहेगी जिंक। जिंक ऐसी कमोडिटी है जो एल्यूमिनियम तक आ चुकी है, एल्यूमिनियम के प्राइस तक। अगर आप एक से 2 महीने के अंतराल में देखें तो जिंक 300 की कमोडिटी थी, ऑलमोस्ट 200 आ गई है। इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25% की आपको एक सेल ऑफ देखने मिली है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी, बट हाँ इसमें आपको मुनाफा काफी अच्छा मिल सकता है अगर आप पोजिशनली इसमें होल्ड करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 220 से लेकर 240 के स्तर आपको जिंक में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। और जैसे ही चाइना रीओपन होता है और थोड़ी भी मार्केट संभल जाती है तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो मैं जिंक में निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड 220 से 225 के स्तर रहेंगे। और दूसरी कॉपर की रहेगी मेरी बैट, 220 के 720 के लेवल पे बाय करे, 710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, अपसाइड 740 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 1 से 2 महीने के अंतराल के। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों पर खरीदारी की सलाह दी गई है। कॉपर में 740 750 के टारगेट्स। लेकिन बात अब एनर्जी पैक की भी कर लेते हैं। रवि, कच्चे तेल पर क्या कमेंट्स? गिरावट के बाद वापस हमने रिकवरी आते हुए देखी है, लेकिन नजरें अब ओपेक मीटिंग पर भी हैं। क्या व्यू प्राइस वाइज, क्या सजेशंस? जरूर से बेसिकली क्योंकि रिकवरी इस हिसाब से आई क्योंकि मार्केट ने अभी ये एक्सपेक्ट कर लिया है कि शायद प्रोडक्शन कट में प्रॉब्लम हो सकता है। वर्ल्ड के दो सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर एंड ओपेक के सबसे 2 बड़े मेंबर सऊदी एंड रशिया, दोनों के कमेंट विपरीत है। रशिया को प्रोडक्शन कट नहीं चाहिए, सऊदी को और प्रोडक्शन कट चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग है। लास्ट 3 मीटिंग में कुछ भी मोमेंटम क्रूड के प्राइसेस में नहीं देखा गया था, बट मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। वीकेंड में है तो मंडे को काफी रिस्क रहेगा। तो जो भी आज पोजीशन बनाए वो इंट्राडे के लिए बनाए। ओवरनेट पोजीशन जितना कम बने वो रखे तो आपको मंडे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट मुझे लग रहा है कि क्रूड में आज के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो बाइंग साइड लेना चाहे। मेरे हिसाब से नेगेटिव साइड प्राइस एंड चाइना में जो बिजनेस मोमेंटम बना है, आप देखें तो लास्ट 3 से 4 वीक में जो ग्लोबल बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने जो चाइना विजिट कर रहे हैं, चाइना कुछ स्टिमुलस के लिए भी सोच रहा है। तो अगर चाइनीज डिमांड की रिकवरी आई तो मुझे लग रहा है कि एडेड सपोर्ट हो सकता है। कुछ गिरावट पे क्रूड पे बाय करें 5820 के करीब। स्टॉप लॉस आप 5740 का लगाए। अपर साइड मेरा मानना है कि 5950 तक के लेवल आपको आज दिखने चाहिए। वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करके मंडे के लिए वेट करना है। मुझे लग रहा है कि आज की पोजीशन इंट्राडे होनी चाहिए। ज्यादातर अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है लॉन्ग तो 5800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप M6 का बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंपेरेटिव बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑलराइट, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ही कारोबार की वहां पर पॉसिबिलिटी। धर्मेश, आपसे नेचुरल गैस पे जानना चाहेंगे क्योंकि ओवरनाइट अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और जहां तक यूएस इन्वेंट्रीज की बात है पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा स्टोरेज यहां पर नेचुरल गैस की है। तो क्या क्यूज है यहाँ? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो काफी चंचल और वॉलेटिलिटी कमोडिटी है। अगर आप लास्ट 3 से 4 महीने का भी डेटा निकाले, जो $2 की कमोडिटी थी वो $2.5 हो चुकी थी। काफी अच्छी तूल देखने मिली थी प्राइस में। अब फिर से मार्केट में काफी अच्छा खासा गोता लगा है और प्राइस ऑलमोस्ट 180 के नीचे आ चुका है। बट मैं इसमें मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि डाउन साइड रिस्क अगेन काफी लिमिटेड है। ये मैक्स टू मैक्स नीचे 160 150 तक जाता है और फिर से एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलती है। तो निवेशक इसमें निवेश करके चले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 175 के बाय का लेवल्स काफी अच्छे लेवल से यहाँ पे बाय करे। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। फिर से आप एक्सपेक्ट करें कि 190 से लेके 200 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं रेकमेंड करूंगा आप आगे के महीने ज्यादा बाइंग साइड में रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ठंडी का माहौल जैसे ही पिकअप होता है ये कमोडिटी 250 से 300 रुपए भी हो जाती है। प्लस जून जुलाई हरिकेन सीजन है, ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाएगी। वो टाइम पे भी आपको काफी सप्लाई स्क्वीज देखने मिल सकता है और प्राइस में तेजी आ सकती है। तो बाई की सलाह रहेगी मेरी नेचुरल गैस पे। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपके लिए हैं। कच्चे तेल पर भी नेचुरल गैस में बाय करने की सलाह, 190 200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। चलिए, रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया धर्मेश आने के लिए शो में और अपनी व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रवि द्वारा हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पर बात करेंगे। फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सरकारी खरीद के ऊपर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे जहां पर कुछ मुनाफा वसूली हमने गुआर में कंटिन्यू होते हुए देखी है। जीरे में भी अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट आप निकाल के देखें तो मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार है। रवि, कैसे देखते हैं इन 2 सेक्टर्स को जहां पर इंटरेस्ट इनिशियली काफी ज्यादा था लेकिन उसके बाद लोगों ने मुनाफा वसूली भी करी?
जरूर से यहाँ पे थोड़ा मीन्स प्रॉफिट बुकिंग अभी हुआ है। कल 430 से लेके आज तक देखे तो लगातार इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। हालांकि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो आज जो प्रेशर आया है प्राइसेस में, वो शायद सस्टेनेबल नहीं है। जीरा अभी भी स्टेबल है, बट धनिया टर्मरिक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में जिस हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 7500 का एक अच्छा बेस सपोर्ट है। अगर ये 7500 के करीब मिल जाता है तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके वहां पे बाइंग करना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिलो 7500 सस्टेन होना चाहिए। तो आई थिंक आज का लो भी ये प्राइसेस पे ही प्लेस हुआ है, तो करीबन लो बाय करे। स्टॉप लॉस लगा है बिलो 7500। अपर साइड मुझे लग रहा है फिर से 8000 तक के लेवल दिखने चाहिए, क्योंकि ना तो कोई डिमांड वाइज ना तो कोई सप्लाई वाइज इतना 4:30 बजे के बाद कोई न्यूज में बदलाव आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी सेल ऑफ है। हालांकि ये सेल ऑफ के बाद एक अच्छी रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस पर्टिकुलर टर्मरिक में रखनी चाहिए। धनिया की बात करें तो वहां पे थोड़ा सप्लाई का प्रेशर है। लगातार रशिया से सप्लाई आई थी, इस हिसाब से इस टाइम प्राइसेस एंड मार्केट दोनों फुल ऑफ सप्लाई है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे बड़ी रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक अगर 6220 के करीब मिल जाता है तो ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करें। 6000 तक प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 6300 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो 6000 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, तो ये तो स्पाइसेस पर व्यू रहा। टर्मरिक स्पेशली बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वापस भाव 8000 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ग्वार पैक पर क्या व्यू? यहाँ भी हमने थोड़ा एक्शन तेजी की तरफ देखा है, 10,800 के ऊपर आ चुके हैं ग्वारगम के प्राइसेस। यहाँ क्या सजेशन रवि आपका? डेफिनेटली गोवा कॉम्प्लेक्स में देखे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कल दबाव था। आज भी अगर मॉर्निंग में देखे तो इतना ज्यादा वहां पे एंथुजियाज्म नहीं है, एक फ्लैटिश ट्रेंड चल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये दोनों कमोडिटीज को करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 5450 के करीब गोवा से चल रहा है, बाय करे। स्टॉप लॉस डाउन साइड लगा अराउंड 5320 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 5600 के टारगेट के एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। आई थिंक मॉनसून का पिक्चर क्लियर होगा, प्राइसेस में एक अच्छा उछाल वहां पे मैं देख रहा हूँ। एंड गुअर गम मैच के लो 10,800 के करीब एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस डाउन साइड रख सकते हैं आप अराउंड 10,500 का। मुझे वहां 11,200 तक के लेवल दिख रहे। तो मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन है शायद ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में गोवा कॉम्प्लेक्स में दिखा है, क्योंकि मॉनसून डेवलपमेंट हो रहे थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस एंड आईएमडी के जो कमेंट भी थे कि 4th को मॉनसून, 4th से 5th मॉनसून एंटर होगा। तो अगर ये मॉनसून एंटर होगा तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत सेंटिमेंट प्रेशर बना है। बट अगर आईएमडी की दूसरी प्रेस में आप देखें तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि राजस्थान साइड थोड़ा मॉनसून अनइवन हो सकता है। तो आई थिंक अगर राजस्थान में पानी कम गिरेगा तो मेरे हिसाब से सोइंग को लेकर दिक्कत खड़ी होगी, जिसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट है आगे गोवा कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है। वेल एब्सोल्युटली, बारिश के ऊपर यहाँ पर नजर रहेगी। जो एज ऑफ नाउ आज 2 जून है, लेकिन अभी भी ऑनसेट नहीं है और माना यह जा रहा है कि 4 से 6 जून के बीच में यहाँ पर हम केरला में ऑनसेट आता हुआ देखेंगे और उसके बाद किस तरह की प्रोग्रेस रहती है उस पर बाजार की नजर रहेगी। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात अब यहाँ पर सरकारी प्रोक्योरमेंट की कर लेते हैं, जहां पर हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। वैसे अगर आप नॉर्म्स के तहत देखें तो ये ज्यादा ही है, लेकिन मल्टी ईयर लोज पर है। सरकार के पास हमेशा बफर स्टॉक यहाँ पर ज्यादा रहा है, लेकिन ये दूसरा ऐसा साल होगा जब प्रोक्योरमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन या टारगेट से कम रहने की उम्मीद है। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन है। सिराज जी नमस्कार। चाहे गेहूं हो चाहे या धान, दोनों ही तरफ हमने देखा है कि जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो नंबर्स कम है। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं और 262 लाख टन का एट एमएसपी प्रोक्योरमेंट फिलहाल सरकार की तरफ से हुआ है। आप ये नंबर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है प्रोक्योरमेंट। मुझे नहीं थी ये उम्मीद कि हम 30 मिलियन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम डेटा को देखें तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया है और यूपी में तो बहुत थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट हुआ है। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट ट्रेड यूपी से खरीदना प्रेफर करती है। थोड़ा एपीएमसी सिस्टम उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो टैक्सेस वगैरह शायद वो बचा पाते हैं। तो उसकी वजह से यूपी में सिर्फ 2,17,000 टन ही हुआ है प्रोक्योर, जबकि मध्य प्रदेश में 70 लाख हुआ और पंजाब में 121 लाख हुआ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी जारी रखेगी कि वीट ईटिंग स्टेट्स में वीट की जगह राइस का एलोकेशन होगा। और जो राइस प्रोक्योरमेंट नंबर्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से तो कम ही है। सिराज जी, क्या वहां पर भी चिंता है?
मनीषा, वो एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, क्योंकि Okay. पिछले साल आपको याद होगा कि यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में बारिश जो नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे कम हुई थी। हम तो सोच रहे थे कि खरीफ में भी प्रोक्योरमेंट कम होगा, लेकिन मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का हुआ है। हम 50 मिलियन टन को क्रॉस कर रहे हैं। तो राइस में कोई बहुत, बल्कि मैं तो क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के एजेंसीज को कि उन्होंने राइस में अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है। ओके, एज ऑफ नाउ जिस तरह का ऑनसेट अभी नहीं हुआ है, एल निनो की बातचीत भी है, करंट सीजन को लेकर हम आपसे बात भी कर चुके हैं कि प्रिपेयर्डनेस सरकार की तरफ से है, स्टेट से बात की जा रही है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स, सारा कुछ मुहैया यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जून की शुरुआत हुई है और अब तो IMD और स्काईमेट दोनों ने ही कहा है कि एक थम्पिंग ऑनसेट मानसून का नहीं होगा, जून एक कमजोर महीना रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तरफ से? देखिए, IMD की जो फोरकास्ट पूरे सीजन के लिए आई है वो तो बहुत एनकरेजिंग है। अगर वो सही साबित होती है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जून में अगर थोड़ा सा बारिश लेट भी आती है, तो 4 दिन लेट हो जाता है मानसून, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा कि पिछले साल, हालांकि ओवरऑल पूरे देश का डेटा अगर देखें तो 7% एक्सेस मानसून हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आप देखिए शुगर केन का प्रोडक्शन कम हो गया। जी हाँ, सिराज जी, यहाँ से अब आगे जाते हुए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? क्योंकि MSP ऑन द हायर साइड है, इनपुट कॉस्ट ऑन द हायर साइड है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस पिछले एक साल में प्री कोविड लेवल की तरफ पहुंचते हुए नजर आए हैं, अपना एक वो अपसाइड ग्राफ बना के। आपको लगता है कुछ मूवमेंट ऑन ग्राउंड किसानों की तरफ से हम आता हुआ देखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर सोइंग के हिसाब से ये रहेगा? देखिए, अगर मॉनसून का बिहेवियर ठीक रहा तो हम अच्छा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्राइसेस का मसला है, इसमें दिक्कत ये है कि डिमांड कंप्रेशन काफी हो जाता है। अगर लोगों की इनकम घटती है तो इवन फूड में उनका कंजम्पशन कम हो जाता है और उसकी वजह से भी प्राइसेस घटते हैं। और बहरहाल कुछ ग्लोबल प्राइसेस का भी प्रेशर है। शुगर के अलावा प्राइसेस जनरली एडिबल ऑयल के, गेहूं के, बाकी कमोडिटीज के, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे चल के प्राइस का ट्रेंड क्या रहेगा। फिर कुछ कंट्रीज में रिसेशन की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। ओके, तो इस साल इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं रहेगी। सरकारी नंबर्स इन बाइंग पर। सिराज जी, कमेंट करने के लिए शुक्रिया, शो में आने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।